नमस्कार बच्चों, मैं ममता प्रजापति, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के भाग 1 को आज हम समझेंगे। बच्चों, हमने इस अध्याय को 2 भागों में लिया है, तो इसके भाग 1 के जो शिक्षण बिंदु हैं हम उन पे नज़र डाल लेते हैं। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय संक्षिप्त रूप में। फिर फ्रेडरिक सॉर्यू द्वारा बनाया गया चित्र किस प्रकार से राष्ट्रवाद से संबंधित था। फिर हम जानेंगे अर्नेस्ट रेनन के बारे में, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। फिर हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई और कब हुई। फिर हम जानेंगे कि राष्ट्र का विचार किस प्रकार से इसका उदय हुआ, इसका विचार किस प्रकार से लोगों के मन में और दिमाग में आया। फिर हम जानेंगे नेपोलियन के बारे में कि इनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद के निर्माण में। फिर हम जानेंगे ज़ोएब्रकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किस प्रकार हुआ, राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए। फिर हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। फिर हम जानेंगे कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ। फिर हम जानेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। बच्चों, हमने अपना जो अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको हमने 2 भागों में लिया है। तो बच्चों, हम नज़र डाल लेते हैं कि इसके अगले भाग में हमने कौन कौन से शिक्षण बिंदुओं को रखा है। पहला है सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा, क्रांतियों का युग, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। रूमानी कल्पना क्या होती है और राष्ट्रीय भावना निर्माण करने में इसका क्या योगदान रहता है, इसको हम समझेंगे। भूख, कठिनाइयाँ और जनविद्रोह किस तरह से हुआ, इसको हम जानेंगे। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ेंगे और जर्मनी का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसको समझेंगे। इटली का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसको समझेंगे। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, इसको समझेंगे। राष्ट्र की कल्पना का निर्माण किस प्रकार हुआ, प्रतीकों के क्या अर्थ होते हैं, इसको समझेंगे। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो बच्चों, जो हमारा आज का पहला शीर्षक है भाग 1 का, वह है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद वह विचारधारा या भावना है जो किसी देश के लोगों में एक साझा पहचान को विकसित करने की जो भावना या विचारधारा है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। और इस तरह की जो विचारधारा या भावना है, उसको जड़ जमाने में बहुत चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों, जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय संक्षिप्त रूप में, कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का, पूरे यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, पहले फ्रांस में, फिर बाद में धीरे धीरे किस तरह से यह पूरे यूरोप में फैला पूरा राष्ट्रवाद। तो बच्चों, सन 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप के विभिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत राजाओं का शासन हुआ करता था। ये सभी राजतांत्रिक शासक थे जिनका अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था और ये अपनी प्रजा पर अपनी मनमानी किया करते थे। जो प्रजा थी उसको राजा की हर बात को मानना पड़ता था। तो बच्चों, उस समय तकनीक में कई ऐसे बदलाव हुए जिसने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। बाद में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ और यही सिलसिला यूरोप के अन्य भागों में भी धीरे धीरे फैल गया। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू थे, इन्होंने एक चित्र बनाया जो कि राष्ट्रवाद से बहुत संबंधित था। फ्रेडरिक सॉर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि, सन 1848 में उन्होंने यह चित्र बनाया। इसमें उन्होंने सन 1848 में
4 चित्रों की इन्होंने एक श्रृंखला बनाई जिसमें इन्होंने अपने सपनों का संसार रचा और उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, जो कि उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस चित्र में उन्होंने यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं जो कि अपनी अपनी पोशाकें पहने और ध्वज लिए खड़े हैं। वह सब स्वतंत्रता की देवी की वंदना कर रहे थे, जिनके एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र। बच्चों, फिर हम जानेंगे कि अर्नेस्ट रेनन, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण संबंधी अपने विचार प्रकट किए। राष्ट्र संबंधी यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इन्होंने सन 1882 में साबोन विश्वविद्यालय में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्र संबंधी सोच को जाहिर किया। रेनन आलोचना करते थे कि राष्ट्र का निर्माण जो है वह समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। वे इस चीज़ की आलोचना करते थे। उनका मानना था, जो रेनन थे, उनका मानना था कि यह एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। राष्ट्र का निर्माण जो है वह एक लंबे प्रयास के बाद होता है, लंबे त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अतः राष्ट्र एक व्यापक एकता है और जो उसका अस्तित्व है, जो राष्ट्र का अस्तित्व है, वह रोज़ होने वाला जनमत संग्रह है। जनमत से तात्पर्य बच्चों कि किसी भी बात के कितने लोग पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं, उसे हम जानने के लिए क्या करते हैं, जनमत संग्रह की कितने लोग हमारे पक्ष में हैं और कितने लोग हमारे विपक्ष में हैं। फिर बच्चों, हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई। बच्चों, राष्ट्रवाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति है वह हुई सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति। उस समय फ्रांस एक ऐसा क्षेत्र था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन हुआ करता था, जो कि अपने मनमानी अनुसार शासन करता था। परंतु फ्रांसीसी क्रांति से अनेक ऐसे राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिससे जो प्रभुसत्ता है, जिससे जो शासन है, वह राजतंत्र से निकलकर प्रजातंत्र के रूप में लोगों को हस्तांतरित हो गई। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो राष्ट्र का विचार है वह किस प्रकार से इसका उदय हुआ और इस तरह के विचार का निर्माण करने में क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हुई, जैसे पितृभूमि और नागरिक। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान एक जैसे अधिकार प्राप्त थे। तो बच्चों, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। फिर स्टेट जनरल का चुनाव अब सक्रिय नागरिकों के एक समूह के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया, नेशनल असेंबली। जो पहले स्टेट जनरल थी, उसका चुनाव अब सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। तो बच्चों, सक्रिय नागरिक किसे कहते हैं? सक्रिय नागरिक वे होते हैं जिन नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, उनको हम कहते हैं सक्रिय नागरिक। तो बच्चों, स्टेट जनरल का जो चुनाव है वह सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम अब बदलकर क्या रखा गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो अब बच्चों, हम देखते हैं नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं। किसके लिए? राष्ट्र का विचार किस तरह से आया। तो नई शपथें ली गईं, नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। पूरे केंद्र के लिए अब एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए।
और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो बच्चों हम जान लेते हैं पहले कि आयात और निर्यात कहते किसे हैं। आयात बच्चों बाहरी किसी दूसरे देश से हमारे देश में अगर कोई वस्तु आ रही है तो उसको हम कहेंगे आयात, और अगर हमारे देश से दूसरे देश में हम किसी वस्तु को भेज रहे हैं तो उसको हम कहेंगे निर्यात। तो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो थे वे समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान एक जैसी व्यवस्था को लागू किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, उनका दमन किया गया, उनको अब दबाया गया। और पेरिस में फ्रेंच बोली अब राष्ट्र की एक साझा सबकी एक पहचान बन गई। जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। बच्चों जो जैकोबिन क्लब हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वे विचारों का आदान प्रदान करते थे और राष्ट्रवाद की विचारधारा का निर्माण करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई और क्रांतिकारी युद्धों के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगी। बच्चों फिर हम देखते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन को जानते हैं सन 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो उसने वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो उसने वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया और वहाँ फिर से उसने राजतंत्र की स्थापना कर दी। सन 1804 की नागरिक संहिता जिसको हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं के आधार पर अब जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो थे वे समाप्त कर दिए गए थे। इसको नेपोलियन ने अब विशेषाधिकार जो थे जन्म पर जो आधारित विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को अब सुरक्षित बनाया। उसके द्वारा जो सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया और किसानों को जो है अब भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से अब मुक्ति दिला दी गई। यह सब किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। शुरू में तो लघु उत्पादक और जो उद्योगपति यह मानने लगे कि एक समान कानून, एक जैसा कानून, मानक भार, नाप तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा से क्या होगा? वस्तुओं और पूंजी के आवागमन, वस्तु और पूंजी के आने जाने आवागमन में अब सुविधा होगी। यह किसका मानना था? लघु उत्पादक और किसका? उद्योगपति। परंतु बाद में सेंसरशिप और सेना में जबरन भर्ती से जो नुकसान हो रहा था वह प्रशासनिक परिवर्तन से जो फायदे मिले थे उनसे कहीं ज़्यादा था। बच्चों फिर हम देखते हैं ज़्वेब्रेकेन जर्मनी में। ज़्वेब्रेकेन जो है यह जर्मनी में है। स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किस प्रकार हो रहा है? फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा। तो बच्चों ज़्वेब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस चित्र में हम देखेंगे कि फ्रेंच सेना, जो फ्रांस की सेना है, सैनिक हैं, उनके द्वारा किस तरह से जर्मनी के लोगों का शोषण किया जा रहा है। आप इसमें देखेंगे कि नीली सफ़ेद वर्दी में कौन है? नीली सफ़ेद वर्दी में जो हैं वो फ्रांसीसी सैनिक हैं जो जर्मन की जनता का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि जो किसान है उसकी गाड़ी खींच रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ महिलाओं को छेड़ रहे हैं और यहाँ किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। और बच्चों यह जो वृक्ष है इसको उन्होंने नाम दिया है स्वतंत्रता का वृक्ष, जिस पर वह एक पट्टी लगा रहे हैं, जिस पट्टी पर लिखा है हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। तो बच्चों यह एक प्रकार का व्यंग्य था फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा जर्मन की जनता पर। वे उन्हें आज़ादी की आड़ में उनका शोषण करना चाहते थे। बच्चों फिर हम देखते हैं राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए। राइनलैंड जो है यह भी जर्मनी में है। राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। इसमें नेपोलियन को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि उसके बैग से, ये जो उसका थैला है, उससे
जो चिट्ठियाँ गिर रही हैं उसमें उन सारे क्षेत्रों का वर्णन है जो उसने अब हार गया है। वो बच्चों, उसने 1813 में यह लाइप्जिग की लड़ाई हुई, जिसको हम विश्व के युद्धों के नाम से भी जानते हैं। इसमें रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा और स्वीडन ने भाग लिया था। उनसे नेपोलियन की बहुत भारी हार हुई और नेपोलियन कई क्षेत्रों को हार बैठा। इस चित्र में यही दर्शाया गया है कि नेपोलियन की हार हुई। बच्चों, फिर हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को आप देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो कि आज हैं, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड आदि। यह क्षेत्र उस सदी में निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। जो राजा थे वे अपनी मनमानी करते थे, उन पर कोई अंकुश नहीं था, इसीलिए उनको कहते थे निरंकुश। तो निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और अपने आप को किसी भी सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। यह अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। इन्हें आपस में जो बांधने वाला तत्व था वह क्या था? सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा, सम्राट के प्रति उनकी देशभक्ति। बच्चों, अब हम देखते हैं कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग का क्या योगदान रहा इसमें राष्ट्रवाद के निर्माण में। सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का जो है वह सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कौन प्रभुत्वशाली वर्ग था? कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग जो है वह सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था यूरोपीय महाद्वीप का। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली, एक तरह की जो उनकी जीवन की दिनचर्या रहती थी वह सबकी एक तरह की रहती थी, साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे सब एक दूसरे से। औद्योगिकरण के फलस्वरूप एक नए वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिकरण जिसमें नए नए उद्योगों की स्थापना हुई और एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसके अंतर्गत कौन कौन थे? उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग थे। बच्चों, राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस वर्ग ये जो कुलीन वर्ग था और मध्य वर्ग था, इसका राष्ट्रवाद की भावना के निर्माण में बहुत योगदान था। इसमें उद्योगपति और पूंजीपति थे। तो बच्चों, आज हमने जो है जाना कि राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ और यह किस तरह से, पहले तो इसका निर्माण फ्रांस में हुआ जिसमें क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में यह धीरे धीरे यूरोप के अन्य भागों में भी फैला, जर्मनी में फैला, है ना, जिसका चित्रण किया गया है। तो बच्चों, धीरे धीरे यह जो राष्ट्रवाद का निर्माण है यह धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला। हमने जाना कि नेपोलियन का क्या योगदान रहा। पहले तो नेपोलियन ने बहुत जो है फ़ायदा हुआ लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो नेपोलियन है वह उनका मुक्तिदाता है। बच्चों, हम जानेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उदार शब्द का तात्पर्य क्या है। तो उदार शब्द का तात्पर्य है कि आज़ाद विचारों वाले। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कि व्यक्ति के लिए आज़ादी, अब व्यक्ति जो है वह आज़ाद हो और कानून के सामने सबकी बराबरी, कानून के सामने जो है अब सब बराबर हों। फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग उस रूप में सामने आया, जो पहला राजनीतिक प्रयोग था वह इस रूप में सामने आया कि जब केवल संपत्तिवान पुरुषों को, जिनके पास संपत्ति थी, उनको ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को तो अवयस्क का दर्जा देते हुए पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया। महिलाओं को अब जो है वह पिता और पतियों के अधीन कर दिया, जबकि उनका भी क्रांति में बहुत
महत्वपूर्ण योगदान रहा, महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाज़ारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन, पूंजी के आने जाने पर लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। सन 1834 में प्रशा द्वारा एक शुल्क इकट्ठा करने के लिए एक संघ बनाया गया, जिसको जोल्वेराइन कहा गया, जिसका नाम जोल्वेराइन रखा गया। तो एक शुल्क संघ जोल्वेराइन बनाया गया और मुद्रा की संख्या जो पहले 30 से ज़्यादा थी, अब उसको 2 कर दिया गया। जो मुद्रा की संख्या थी वह बच्चों अब कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। रेलवे के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुए। तो अब जो है रेलवे के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुए, बहुत परिवर्तन किए गए रेलवे के क्षेत्र में। तो बच्चों, हमने अपने इस भाग 1 में जाना कि राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ, राष्ट्रवाद की विचारधारा का निर्माण लोगों में किस तरह से हुआ, किस तरह से पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इसका पूरे यूरोप में यह भावना फैल गई। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है वह फैल गई। इसमें क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा, जैकोबिन क्लबों का क्या योगदान रहा, हमने इसमें जाना। और किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण करने में राष्ट्रीय प्रतीकों का योगदान रहता है और राष्ट्रीय ध्वज का क्या योगदान रहता है। तो बच्चों, इसका आप साक्षात उदाहरण देखते ही होंगे कि जब राष्ट्र ध्वज हमारा फहराया जाता है और हम राष्ट्रगान गा रहे होते हैं राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर, तो आप देखते होंगे और महसूस भी करते होंगे कि हमारे अंदर जो भावना होती है वह राष्ट्र से हमको जोड़ती है और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की भावना का निर्माण होता है हमारे अंदर और देशभक्ति की भावना का निर्माण होता है हमारे अंदर और हम अपने देश के प्रति समर्पित रहने की जो भावना है उसका उदय होता है जब हम राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और हम राष्ट्रगान गा रहे होते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि राष्ट्र ध्वज का क्या भूमिका होती है राष्ट्रवाद की भावना के निर्माण में। हमने इसमें जाना कि किस तरह से इसका जो है यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, इसमें किन किन की भूमिका रही। तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति पर नज़र डाल लेते हैं, जो कि एक हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस पे हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति, तो जब लुई 16वां फ्रांस के राजा थे तो उन्होंने जो है वह राजकोष उनका बहुत खाली हो रहा था क्योंकि वे बहुत फिजूल खर्ची करते थे। जो उनकी रानी थी मैरी एंटोनेट, वो और लुई 16वें बहुत फिजूल खर्ची करते थे। तो उस समय जो उनका राजकोष था वह धीरे धीरे बहुत खाली हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे भरा जाए। तो उन्होंने जो है जनता थी, जो गरीब जनता थी, उस पर उन्होंने करों में वृद्धि कर दी। उस पर उन्होंने बहुत सारे कर लगा दिए गए, जनता पर बहुत सारे कर लगा दिए और जनता जो है पहले से ही बहुत गरीब थी, अब करों का बोझ उन पर आ पड़ा। तो जनता बहुत आक्रोश में आ गई, बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने जब राजा और रानी की सवारी निकल रही थी तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और राजा लुई 16वां और मैरी एंटोनेट जो रानी थी उनको मौत के घाट उतार दिया। बच्चों, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी एक प्रमुख घटना है बास्तील के दुर्ग पर हमला। वहाँ से शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति की। तो बच्चों, जो फ्रांसीसी क्रांति है उन्होंने, जो जनता है आक्रोश में आकर उन्होंने किस पर, राजा रानी को मौत के घाट उतार दिया और जो बास्तील का जो दुर्ग था उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। बास्तील के दुर्ग पर उन्होंने हमला कर दिया और जो बंदी थे उन्होंने छुड़ा लिया। जो बास्तील का दुर्ग है वह राजा के निरंकुश शासन का प्रतीक था। उस समय जो फ्रांस की क्रांति हुई तो जो बास्तील का दुर्ग है वह राजा के निरंकुश शासन का प्रतीक था, उसकी मनमानी का प्रतीक था। राजा जो अपनी प्रजा पर मनमानी पूर्ण अपना शासन चला रहा था उसका प्रतीक था बास्तील का दुर्ग। तो जिस पर जो आक्रोशित जनता थी उसने हमला कर दिया बास्तील के दुर्ग पर और उन्होंने जो बंदी थे, जो राजा द्वारा जो बंदी बनाए गए थे, उन्होंने धीरे धीरे सारे बंदियों को मुक्त कराया और अपने विद्रोह में शामिल कर दिया। तो बच्चों,
इस तरह से जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई। तो बच्चों, आपने इसमें जाना और कई बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। जैसे हमने जो अर्नेस्ट रेनन थे उनके बारे में जाना, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने राष्ट्र संबंधी क्या विचार दिए, हमने उनको जाना। उन्होंने बोला कि जो राष्ट्र का निर्माण है वह एक समान भाषा, नस्ल या धर्म पर आधारित नहीं होता। उनका मानना था कि जो राष्ट्र का निर्माण है वह एक समान भाषा, धर्म और नस्ल पर नहीं आधारित होता, जिसका एक उदाहरण हमारा देश खुद है। क्या भारत में एक ही भाषा है, एक ही धर्म के लोग रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में तो अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। तो जो अर्नेस्ट रेनन थे उनका मानना था कि जो राष्ट्र का निर्माण है वह एक समान भाषा, धर्म या नस्ल पर आधारित नहीं है। जो राष्ट्र का निर्माण है वह बहुत एक लंबे त्याग, प्रयास और निष्ठा का चरम बिंदु है। जब एक लंबा, कई लोगों द्वारा कई लंबे समय से त्याग किया जा रहा होता है, तब उसके बाद हमारा होता है राष्ट्र का निर्माण। इसमें एक लंबा समय व्यतीत हो जाता है, तब होता है राष्ट्र का निर्माण। तो बच्चों, इन्होंने जो अर्नेस्ट रेनन थे, इन्होंने अपने राष्ट्र संबंधी विचारों को जाहिर किया और उनका मानना था कि जो व्यापक एकता का जो प्रयास है वह है हमारा जनमत संग्रह। तो उन्होंने बोला कि जो व्यापक एकता है वह है हमारा जनमत संग्रह, कि कितने लोग हमारे पक्ष में हैं और कितने लोग हमारे विपक्ष में हैं। इसको हम कहते हैं जनमत संग्रह, जो समय समय पर किया जाना चाहिए। ऐसा मानना था फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन का। और उनका मानना था कि जो लोगों की स्वतंत्रता है, जो लोगों की स्वतंत्रता है वह उनके खुद के स्वतंत्र राष्ट्र, उनका जो राष्ट्र राज्य है उसके निर्माण में जो लोगों की स्वतंत्रता है वह निहित है। अपने खुद के राष्ट्र राज्य के निर्माण में स्वतंत्रता निहित है लोगों की, ऐसा मानना था अर्नेस्ट रेनन का। और बच्चों, हमने नेपोलियन के बारे में जाना कि नेपोलियन पूरी जनता का, फ्रांस की जनता का किस तरह से पहले मुक्तिदाता बन जाता है और बाद में उन पर सेंसरशिप कानून लागू कर देता है और जनता का दमन करना चाहता है, जिसका भी जनता ने बाद में विद्रोह किया। बच्चों, हमने देखा इसमें कि किस तरह से राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए नेपोलियन का चित्रण किया गया है। हमने जाना कि जो राइनलैंड का डाकिया नेपोलियन से आते हुए और किस तरह से जर्मनी के एक शहर में ज़्वेब्रेकेन, जो जर्मनी का एक शहर था, वहाँ पर किस तरह से स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया गया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस भाग 1 का अध्ययन करने से कई बिंदुओं को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।